हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज सल्फर एलोट्रोपिक फॉर्म। अब हमने सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म का डिस्कस करना है कि सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म होती क्या है। सल्फर की बहुत सारी एलोट्रोपिक फॉर्म होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो मोस्टली जो दो ली जाती हैं उनको ली जाती हैं अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर। ठीक है ना। जो मोस्टली यहाँ पर को ली जाती हैं वो ली जाती हैं अल्फा सल्फर, और सेकेंडली जो ली जाती है वो ली जाती है बीटा सल्फर। ठीक है ना। तो अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर की यहाँ बात होती है, ये जिन्हें एक को रोम्बिक और एक को मोनोक्लिनिक बोला जाता है। ये आपका जो अल्फा सल्फर है आपका येलो रोम्बिक सल्फर के अंदर आता है, और ये जो सेकेंडली आपका मैं बोल रहा हूँ ये आपका होता है मोनोक्लिनिक सल्फर के अंदर आता है। ठीक है ना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इन दोनों में। ठीक है ना। और अगर बोलेंगे तो स्टेबल फॉर्म ऑफ रूम टेम्परेचर इज, जो स्टेबल फॉर्म है उसकी आपकी अल्फा सल्फर स्टेबल फॉर्म होती है। ठीक है ना। विच ट्रांसफॉर्म टू मोनोक्लिनिक, ये क्या हो जाता है अगर आप इसमें टेम्परेचर, ये आप थोड़ा इसमें सिंपल याद रखना, अगर आप अल्फा जो आपके पास सल्फर से हम येलो रोम्बिक सल्फर बोल रहे हैं, अगर आपने इसका टेम्परेचर अगर आपने 369 से ऊपर कर दिया तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है मोनोक्लिनिक सल्फर में। ठीक है ना। स्टेबल है रूम टेम्परेचर पर आपका अल्फा सल्फर यानी कि येलो रोम्बिक सल्फर, लेकिन अगर आप उसका टेम्परेचर क्या करते हैं 369 के से ऊपर कर देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है बीटा सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसमें अल्फा सल्फर की बात कर लेते हैं। ये एक येलो कलर का होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, अगर मैं अल्फा सल्फर की बात यहाँ पर कर रहा हूँ तो अगर अल्फा सल्फर की यहाँ पर को बात हो रही है, अल्फा सल्फर की यहाँ पर को बात हो रही है, तो अगर मैं इसके बात करूंगा इसकी मेल्टिंग पॉइंट पर तो 385.A के इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये येलो कलर का होता है। ठीक है ना। ये रोम्बिक सल्फर क्रिस्टल फॉर्म करता है। ठीक है। अच्छा, और हम बोल सकते हैं रोम्बिक सल्फर क्रिस्टल आर फॉर्म्ड ऑन इवेपोरेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ रोल सल्फर इन CS2। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल होता ही नहीं है। ठीक है। बट डिजॉल्व टू सम एक्सटेंट इन बेंजीन, लेकिन ये बेंजीन में कुछ अमाउंट में क्या हो जाता है डिजॉल्व हो जाता है, और अल्कोहल ईथर में भी डिजॉल्व होता है। ठीक है ना। लेकिन ये सबसे ज्यादा डिजॉल्व होता है वो होता है कार्बन डाई सल्फाइड में, सबसे ज्यादा डिजॉल्व होता है। अगर वाटर में बिल्कुल भी सॉल्युबिलिटी अल्फा सल्फर की नहीं होती है, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट डिजॉल्व टू सम एक्सटेंट इन बेंजीन अल्कोहल एंड ईथर, बट रेडली डिजॉल्व इन CS2, लेकिन CS2 बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जाता है। अब जो इसमें सेकंड फॉर्म आती है इसे हम बोलते हैं बीटा सल्फर। ठीक है। जो यहाँ पर को बीटा सल्फर की बात हो रही है, इसे मैं मोनोक्लिनिक सल्फर बोल रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट है इसका, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर हम अल्फा सल्फर को 369 केल्विन से ऊपर का टेम्परेचर अगर देने लग जाते हैं, हीट देने लग जाते हैं, तो होता क्या है कि ट्रांसफॉर्म हो जाता है अल्फा सल्फर, किसमें बदल जाता है मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है। तो मोनोक्लिनिक सल्फर इतनी स्टेबल फॉर्म तो नहीं है जितनी अल्फा सल्फर है, लेकिन इसमें रिंग टाइप के स्ट्रक्चर या अलग टाइप के स्ट्रक्चर बहुत जल्दी मिल जाते हैं। ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं हम कि इसके अगर हम इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 393 केल्विन होता है। ठीक है ना। ये सॉल्युबल, ये भी सॉल्युबल है आपका CS2 में सॉल्युबल होती है। ठीक है ना। दिस फॉर्म ऑफ सल्फर इज प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग रोम्बिक सल्फर। अब मैंने भी आपको बताया था कि रोम्बिक सल्फर को आप क्या करते हैं मेल्ट करके और उसे कूल करके आपको क्या मिलेगा, ये आपको मोनोक्लिनिक सल्फर मिलता है। ठीक है। अच्छा, और हम बोल सकते हैं कि जो आपका ये जो आपका ये आपका एक बोल सकते हैं कि हम इसे कलरलेस बात करें, इसकी कलरलेस क्रिस्टल की बात करें अल्फा बीटा सल्फर की, तो कलरलेस होते हैं। ठीक है ना। इट इज स्टेबल, ये स्टेबल है 369 के ऊपर स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, और अगर उससे नीचे हैं, अगर उससे नीचे कोई भी टेम्परेचर है तो ये अल्फा सल्फर है। अगर 369 के ऊपर अगर आपको सल्फर का कोई एलेक्ट्रॉन मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ बीटा सल्फर होगा, अगर उससे नीचे आपको कोई भी एलोटॉप मिलेगा तो अल्फा सल्फर होगा। ठीक है ना। यानी कि येलो रोम्बिक सल्फर होगा। ठीक है। और उससे ऊपर यानी कि जो उसके ऊपर कहने की बात है, यानी कि अगर मैं बीटा सल्फर की बात कर रहा हूँ 369 के से ऊपर अगर ये है तो ये स्टेबल होते हैं और ये आपके बीटा सल्फर होते हैं। इसके नीचे का जो फॉर्म है वो फॉर्म आपका क्या है अल्फा सल्फर है। ठीक है। अच्छा, एट 369 के बोथ आर फॉर्म स्टेबल, और इम्पोर्टेंट बात यह कि आप मन में आ रहा होगा 369 के कौन सी स्टेज है, फिर इस स्टेज में दोनों फॉर्म स्टेबल हो जाती हैं भाई, दोनों फॉर्म स्टेबल है, यानी कि इसमें इस स्टेज में दोनों एक जगह पर मिल जाती है, यानी कि बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे है, क्योंकि इस टाइम आपका अल्फा सल्फर बीटा सल्फर में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो दोनों फॉर्म आपको वहां पर कोएग्जिस्ट मिलेंगी, एक जैसी मिलेंगी, तो ये दोनों इस टेम्परेचर पर क्या होती है स्टेबल होती है। इसके टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर भी बोला जाता है। ठीक है ना। अब इस टेम्परेचर
टेम्परेचर की बात यहाँ पर वो कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर हैव एसिड मॉलिक्यूल। इन दोनों के पास क्या होता है, एसिड मॉलिक्यूल होता है, ठीक है ना। और जो एसिड मॉलिक्यूल होता है वो जो आपका एसिड मॉलिक्यूल यहाँ पर को दिखाया गया है, एसिड मॉलिक्यूल यहाँ पर को, ये मॉलिक्यूल क्या है आपका, मैं ये अल्फा से ये रोम्बिक सल्फर भी है और मोनोक्लिनिक सल्फर भी है, क्योंकि 369K पर जो बात हो रही है, 369K पर जो बात रहेगी वो बात ये रहेगी कि उस फॉर्म में दोनों क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं। उस टेम्परेचर पर दोनों फॉर्म क्या है, स्टेबल है। तो हम बोल सकते हैं दीज एसिड मॉलिक्यूल आर पैक्ड टू गिव डिफरेंट स्ट्रक्चर। द एसिड रिंग इन बोथ द फॉर्म इज पुकार्ड एज ए क्राउन शेप। ये क्राउन शेप में भी आपको मिलेंगी, ठीक है ना। द मॉलिकुलर डायमेंशन आपको मॉलिकुलर डायमेंशन में दिखाएगी, एसिड और S6 मॉलिक्यूल के यहाँ पर को आपको डायमेंशन की बात कही गई है, ठीक है ना। और अगर आप इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे तो आपको एसिड से क्या मिल जाती है, S6 मिल जाती है। ओके, तो आज हमने क्या जाना, हमने सल्फर के दो एलोट्रॉप्स की बात की, अल्फा एलोट्रॉप और बीटा एलोट्रॉप। तो आज हमने बात की है सल्फर के एलोट्रॉप फॉर्म की, अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर की बात की है, जहां हमने देखा है कि ये किस स्टेज में स्टेबल होते हैं और कैसे इनका इंटर कन्वर्जन होता है। हमने एसिड और S6 मॉलिक्यूल देखा, इनके रिंग स्ट्रक्चर यानी कि क्राउन शेप की भी हमने इनकी बात कही है, ठीक है ना। तो ये थे हमारे सल्फर के दो एलोट्रॉपिक फॉर्म। अब हम जिसकी बात करेंगे वो है सल्फर डाई ऑक्साइड की बात कर रहे हैं कि सल्फर डाई ऑक्साइड क्या होता है। ओके, तो अब हम जिसकी बात कर रहे हैं इसका सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, इसका कंपाउंड है, इसकी प्रिपरेशन मेथड की बात कर लेते हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। प्रिपरेशन में क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म टुगेदर विद अ लिटिल 6 to 8%, यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड से हमें मिल जाता है ये, ठीक है ना। सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड है, या हम बोल सकते हैं कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है इज फॉर्म टुगेदर विद अ लिटिल सल्फर ट्राइऑक्साइड व्हेन सल्फर इज बर्न्ड इन एयर और ऑक्सीजन। और आप ये भी कर सकते हैं कि सिंपल मेथड है, एसिड मॉलिक्यूल को ले लीजिए, ठीक है ना, और उसको आप किस में रख दीजिए, आप उसको रख दीजिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखिए। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर आप रखेंगे सल्फर को, तो जहां से जो मिलने स्टार्ट होगा वो आपको मिलेगा सल्फर डाई ऑक्साइड, SO2 मिलेगा, ठीक है ना। आप इसे बैलेंस कर दीजिए, बैलेंस करने के बाद जो मिलेगा आपको सल्फर मिलेगा। तो ये क्या है, सल्फर डाई ऑक्साइड को आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी हमने एसिड मॉलिक्यूल की बात की थी, आप इसको इन प्रेजेंस ऑफ एयर आप इसको हीट कीजिए, बर्न कीजिए, जैसे बर्न करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, सल्फर डाई ऑक्साइड मिलेगी, ठीक है ना। और अगर हम लेबोरेटरी की बात करें, इन लेबोरेटरी की बात अगर हम करेंगे, इन लैब की बात करेंगे, लैब में आपसे कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो SO2 इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग सल्फाइड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। आप क्या कीजिए, Na2SO3 सल्फाइड ले लिया आपने और इसको रिएक्ट कर रहे हैं हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड्स के साथ मिला रहे हैं, तो हमें तुरंत जो मिलेगा सल्फर डाई ऑक्साइड, और जो मिलेंगे ये तो इसके बाय प्रोडक्ट होंगे Na2SO4 प्लस H2O। हमें किससे काम है, मैं सल्फर डाई ऑक्साइड से। लेबोरेटरी में क्या करेंगे आप, लेबोरेटरी में आप क्या करेंगे, कोई सल्फाइड ले लेंगे, ठीक है ना। आप सल्फाइड ले लेंगे, मैंने ले लिया यहाँ पर सोडियम का, आप सोडियम सल्फाइड ले लिया आपने, इसको आप डाइल्यूट यानी कि डाइल्यूट H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीट करेंगे, तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आपको सल्फर डाई ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है ना। आप ऐसा ही कर सकते हैं। इससे और सिंपल तरीके से एक तरीका बहुत सिंपल है इसका प्रिपरेशन का, वो तरीका आप कॉपर में आप क्या कीजिए, आप H2SO4 मिला लीजिए, ठीक है ना। कॉपर में H2SO4 अगर आप मिलाएंगे, जो आपको मिलेगा वो मिलेगा CuSO4 प्लस SO2। हमें काम है यहाँ इस SO2 से काम है, हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ SO2 मिल जाएगी और वाटर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो क्या मिलेगी, SO2 मिल गई, ठीक। तो ये जो हमारी चीज़ है इसे हम बैलेंस कर लेते हैं पहले, 2 और 2। तो अब बैलेंस हमने कर लिया, इसे थोड़ा सा आपको यहाँ पर हीट देनी होगी। कॉपर को क्या कीजिए, आप कॉपर में आप मिला लीजिए, ये भी लेबोरेटरी में आप सिंपली बना सकते हैं। आप कॉपर लीजिए और कॉपर के ऊपर आप क्या डाल दीजिए, उसमें आप डाल दीजिए H2SO4। लेकिन इतना ध्यान रखना है, यहाँ पर को H2SO4 आपको कंसनट्रेट डालना होगा। कंसनट्रेट डालेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर को सल्फर डाई ऑक्साइड। तो ये सिंपल प्रिपरेशन मेथड है, ठीक है। अब बात यहाँ पर को आती है इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात आती है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है फिर। तो हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज का डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, प्रिपरेशन मेथड कोई भी एक आप बना लीजिए, आपको आने से मतलब है कि किससे बन रही है। और सिंपल तो मेरे को ये लगा कि आप मेटल में डाल लीजिए, कॉपर में आप कंसंट्रेट एसिड डालिए, लेबोरेटरी में भी आप कर सकते हैं। आपको यहाँ से क्या मिल जाएगी, SO2, और गैस के फॉर्म में निकलेगी, ये याद रखना आपको, ठीक है ना। अब सल्फर डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो इसकी कलर, स्मेल और सॉलिबिलिटी की भी पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि इसकी फिजिकल स्टेट है, क्योंकि फिजिकली हमें पता कैसे चलेगा कि ये सल्फर डाइऑक्साइड ही है। तो सल्फर डाइऑक्साइड एक कलरलेस गैस होती है,
सल्फर डाइऑक्साइड एक कलरलेस गैस है और इसमें पंजेंट स्मेल आती है, ठीक है ना। और मेन इंपॉर्टेंट बात है, पता कैसे चलेगा, क्योंकि ये वाटर में हाईली क्या होती है, सॉल्युबल है, ठीक है ना। ये गैस वाटर में हाईली सॉल्युबल होती है, ठीक है ना। इट लिक्विफाइज एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर में लिक्विफाई हो सकती है अंडर प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर एंड इट बॉयल्स एट 263 के। ये बॉयल हो जाती है 263 केल्विन पे बॉयल हो जाती है। आप बॉयल करके देख सकते हैं, अगर SO2 होगी, सल्फर डाइऑक्साइड होगी तो 263 में बॉयल हो जाएगी, वाटर में डिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। पहले तो इसमें पेंजेंट स्मेल आएगी, तो आपको स्मेल से पता चल जाएगा कि ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब इसके बाद आती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात हम करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में हम बोलेंगे तो इसके एसिडिक करेक्टर की बात हम भी कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है ना। तो मैं इसकी एसिडिक नेचर की पहले एक बात कर लेता हूँ कि एसिडिक नेचर इसका कैसा होगा, ठीक। तो यहाँ पर कोई एसिडिक नेचर की बात आ रही है, तो एसिडिक नेचर वाले में हम क्या कहेंगे कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है डिजॉल्व होती है वाटर में, ठीक है ना। और डिजॉल्व होगी तो मैंने बोला ना एसिडिक करेक्टर मतलब क्या, वाटर में डिजॉल्व होने के बाद एसिड दे, तो होगा क्या, SO2 जब क्या होगी वाटर में डिजॉल्व की जाएगी, ठीक है ना। अब SO2 क्या है, आपकी गैस है, जब ये किसमें डिजॉल्व की जा रही है, लिक्विड में, अभी मैंने बोला इसमें डिजॉल्व हो जाती है। तो जब डिजॉल्व होने के बाद ये क्या देती है हमें, H2SO3, ठीक है ना। ये क्या देती है हमें, H2SO3 देती है, ठीक है ना। यानी कि ये हमें देगी है आपकी सल्फ्यूरिक एसिड दे रही है। अगर एसिड दे रही है इसका मतलब है कि ये क्या है, एसिडिक करेक्टर की है। तो आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड है किस करेक्टर की, एसिडिक करेक्टर की है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे इट्स एक्वा सॉल्यूशन इज एसिडिक एंड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ये किसमें, ब्लू लिटमस अगर आप डुबाएंगे इसमें तो तुरंत किसमें बदल देगी, उसको रेड में बदल देगी। इसका मतलब है अगर लिटमस रेड में चेंज हो रहा है, इसका मतलब है SO2 जो है आपकी किस करेक्टर की है, किस नेचर की है, एसिडिक नेचर की है, ठीक है ना। अब एसिडिक नेचर की है तो सीधी बात है ये रिएक्ट करेगी, यानी कि इसने वाटर के साथ घुल के इसने एसिड देना होगा, ठीक है। और ये बीइंग एसिड होने की वजह से ये कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट को भी डिकम्पोज कर जाती है। यानी कि अगर मैं Na2CO3 में SO2 मिलाऊं और वाटर मिलाऊं तो ये क्या कर देगी, उसको ये क्या करती है, उसको डिकम्पोज कर सकती है। तो इसके पास इसकी एसिडिक करेक्टर होने की वजह से इस टाइप की प्रॉपर्टी आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो ये तो था इसका एसिडिक नेचर, ठीक है ना। और ये लाइम वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाती है। अब लाइम वाटर की अगर मैं बात करूं, लाइम वाटर की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है ना आपसे, लाइम वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करती है। अब लाइम वाटर के साथ यानी कि अगर आपने क्या किया, CaOH होल ट्वाइस प्लस आपने क्या कर दिया, इसमें SO2 ऐड कर दिया, जो आपको मिलेगा यहाँ पर को आपको मिलेगा पहला एक कंपाउंड मिलेगा जिसे हम बोल सकते हैं CaSO3, ठीक है ना। ये मिल्कनेस टाइप का कंपाउंड मिलता है आपको, H2O इसमें निकल जाता है, ठीक है ना। जो अगर आप लाइम वाटर का रिएक्ट करता है तो लाइक CO2, जैसे CO2 रिएक्ट करती है ना, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये लाइम वाटर को क्या कर देता है, वो मिल्की कर देता है, ठीक है ना। और इन द फॉर्मेशन इन सॉल्युबल कैल्शियम सल्फेट, तो ये भी कुछ ऐसा ही करने वाला है, ठीक है। क्योंकि अब देखो अगर आपको याद होगा CO2, अगर मैं बोल रहा हूँ CO2 और SO2, देखो फर्क क्या है, फर्क है उनके सल्फर और कार्बन के, उसमें दोनों सिर्फ इतना उनके एलिमेंट में अंतर है, दोनों क्या है, ऑक्साइड ही है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर को SO2 की बात कर रहा हूँ तो कहेंगे लाइक CO2 इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की due to the formation of insoluble calcium sulfate, or however if SO2 is passed in a long time milkiness disappear due to the formation of soluble sodium bisulfide। और पहले तो इसे मिल्कनेस आएगा, मैं आपसे बोलूंगा पहला तो ऐसा ही होने वाला जैसा हो रहा था, ठीक है ना, मिल्कनेस आएगी। अब फिर क्या करेंगे, अगर आप फिर से इसमें ऐसा ही काम करने लग जाएंगे, CaSO3 में फिर से आप क्या करेंगे, SO2 और H2 ऐड कर देंगे। अगर आप ये ऐड कर रहे हैं, अब जो मिलेगा आपको वो आपको मिलेगा कैल्शियम बाइसल्फाइड मिलेगा आपको, CaHSO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। ये आपका क्या है, ये आपका कैल्शियम बाई सल्फाइड, और ये सॉल्युबल होगा, ये क्या होगा आपका, ये सॉल्युबल होगा, ठीक है ना। तो ये अगर आप पहले देखेंगे तो मिल्कनेस ऐसा है, CO2 की तरह का बिहेव करता है, क्योंकि उसको क्या कर देता है, मिल्की कर देता है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये लाइम वाटर के साथ भी क्या करता है, रिएक्ट करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर को बात निकल आती है क्या ये कंबसन कर सकता है, इस बात की बात आती है। तो आप बोलेंगे नॉन सपोर्टर ऑफ कंबसन। देखो होता क्या है, SO2 गैस इज नाइदर कंबसेबल और नॉर सपोर्टर ऑफ कंबसन। ये कंबसन की कोई सपोर्टर नहीं होती, ना तो ये कंबस होती है ना ये कंबसन की सपोर्टर होती है। यानी कि ये किसी प्रकार का किसी भी एलिमेंट को जलाने के लिए, उसे बर्न करने के लिए उसको सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है ना। यानी कि कंबसन रिएक्शन नहीं करेगी, ठीक है। अगर आप सोचेंगे कि हम इसके थ्रू कंबसन करा सकते हैं क्या, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना। ओके, ये तो था इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात हुई, हमने इसके कुछ नेचर के बारे में बात कर ली, ठीक। अब जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है रिड्यूसिंग। क्या ये रिड्यूसिंग करेक्टर दिखाएगा, क्या ये रिड्यूसिंग
प्रॉपर्टी को शो करेगा। तो रिड्यूसिंग करेक्टर की अगर आप बात कर रहे हैं, अगर मैं रिड्यूसिंग करेक्टर की बात कर रहा हूं तो क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर SO2 एक्ट एज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करता है, रिड्यूसिंग करेक्टर दिखाता है, ठीक है ना। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, SO2 मैं वाटर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये क्या करता है, ये नेसेंट हाइड्रोजन देने लग जाता है। अब नेसेंट हाइड्रोजन दे रहा है, कहने का मतलब है ये H2SO4 निकलेगा, यहाँ पर कोई नेसेंट हाइड्रोजन, तो ये क्या कर रहा है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ठीक है ना। इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर की प्रेजेंस में, यानी कि आपने वाटर लेना है, वाटर किस फॉर्म में होगा, मॉइस्चर की प्रेजेंस में होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, नेसेंट हाइड्रोजन आपको देता है, ठीक है, यानी कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है। और SO2 रिड्यूस करता है हेलोजन को हेलोजन एसिड्स में। अगर मैं आपको एक सिंपल सी अगर मैं आपको मेथड दिखाऊं तो मैं आपसे कहूं Cl2 प्लस H2O जो निकलने वाला है वो है आपका HCl प्लस ऑक्सीजन यहाँ से निकला, ठीक है ना। हम इसको बैलेंस करते हुए जाते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, SO2 इसमें ऐड कर रहा हूँ, SO2 प्लस H2O। अब हमें यहाँ से क्या मिली थी, नेसेंट ऑक्सीजन मिली थी, हम इसको ऐड कर रहे तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से H2SO4 मिल रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे तो SO2 रिड्यूस कर रहा है हेलोजन को, ठीक है ना, और किसमें बदल रहा है, हेलोजन एसिड्स में बदल दे रहा है। ये हेलोजन के एसिड्स तो हैं और हैं क्या। और अगर फिर इसको अगर इनको कंबाइन कर देंगे आप इन दोनों को, तो निकलेगा वो निकलेगा आपका Cl2 प्लस SO2 प्लस 2H2। मैं इसको बैलेंस करता हुआ जा रहा हूँ, तो है 2HCl प्लस H2SO4। तो यहाँ पर को जो मिल रहे हैं आपको हेलोजन के एसिड ही मिल रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो ये क्या कर रहे हैं, SO2 रिड्यूस कर रहा है हेलोजन को हेलोजन एसिड्स में, ठीक है ना। तो ये इनके बाद रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी है, तो ये रिड्यूस भी कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ये एक बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं, ठीक है ना। और ब्लीचिंग एक्शन भी है इनका, ये भी जान लेते हैं। SO2 एक माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट है, ठीक है ना। और ये भी वही काम करता है जो ओजोन करता है, यानी कि वेजिटेबल जो आपके वेजिटेबल कलरिंग मैटर होते हैं उनको क्या कर सकता है, उनको फेड कर सकता है, ठीक है ना। क्योंकि ये भी जैसे वहां वो क्या दे रहा था, नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा था, वैसे ये यहाँ क्या दे रहा है, यहाँ ये दे रहा है नेसेंट हाइड्रोजन दे रहा है, ठीक है ना। और नेसेंट हाइड्रोजन देने की वजह से इसके पास भी एक प्रॉपर्टी आने वाली है, वो आने वाली है ब्लीचिंग एक्शन। तो ये भी क्या करता है, ब्लीचिंग एक्शन की तरह काम करता है, ठीक है ना। इट्स ब्लीचिंग एक्शन रिड्यूसिंग ऑफ वेजिटेबल, ये रिड्यूस कर सकता है, यहाँ पर को कलरलेस कर सकता है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये क्या इनके पास ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है, हम बोल सकते हैं ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीडाइज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है, एडिशन रिएक्शन दे सकते हैं, तो ये कंबाइंड हो जाते हैं O2 के साथ। अगर मैं इनकी एडिशन रिएक्शन की बात करूं, क्योंकि एडिशन रिएक्शन किसी भी चीज में इंपोर्टेंट है, क्या ये ऐड होते हैं किसी एलिमेंट्स के साथ, तो निकल के ये बात ये आती है कि इट कंबाइंस विद O2 इन प्रेजेंस ऑफ, अगर आप इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी बहुत बार क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, ठीक है ना। या कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर दें तो उसमें क्या हो जाते हैं, ऐड होके हमें सल्फर ट्राईऑक्साइड दे देते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूँ SO2 में हमने O2 डाल दिया तो हमें मिलेगा यहाँ पर से SO3। अब आप इसके ऊपर डाल दीजिए कोई टेम्परेचर दे दिए, या इसमें V2O5 या MnO2 या इस टाइप में कोई भी कैटलिस्ट आप डालेंगे तो आपको जो मिलेगा, ये आपको मिलने वाला है यहाँ पर को सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो एडिशन रिएक्शन भी हमें देता है, ठीक है ना। ये सोडियम परऑक्साइड के साथ भी एक्ट करता है, सोडियम सल्फेट देता है। तो ये तो इसकी थी रिएक्शंस के बारे में। स्ट्रक्चर की बात करें तो SO2 का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यहाँ पर को इसका लोन पेयर होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड लोन पेयर होता है, ठीक है ना। और ये इस टाइप का यहाँ पर को बॉन्डिंग दिखाता है, SO2 टाइप का दिखाता है। रेजोनेंस भी पॉसिबल है इसमें, क्योंकि इसका लोन पेयर है। तो अगर आप दिखाएंगे तो इसका जो रेजोनेंस है हाइब्रिड दिखा दे रहा मैं डायरेक्ट आपको, सल्फर होता है यहाँ पर को, ये बॉन्ड तो बना रहेगा, लोन पेयर है यहाँ पर को एक। तो रेजोनेंस का मतलब एक बार इस स्टेज में जा रहा होगा, एक बार इस स्टेज में जा रहा होगा, तो इसका क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है, ठीक है ना। तो ये इसका रेजोनेंस एक्चुअल स्ट्रक्चर की बात है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। और हम बोल सकते हैं इसके यूजेस की अगर हम बात करें तो इसके यूजेस की बात करें तो SO2 मैन्युफैक्चर करता है सल्फ्यूरिक एसिड को। आपने देखा है H2SO4 बनता हुआ देखा है, अभी आपने जब आपने अपर रिएक्शन पढ़ी थी तो आपने यहाँ पर कोई सल्फ्यूरिक एसिड बनता हुआ देखा था, ठीक है। तो ये एक ब्लीचिंग की तरह काम करता है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। ये लेबोरेटरी में तो इसका यूज है ही, ठीक है। ये एंटी कलर यानी कि फॉर रिमूविंग एक्सेस ऑफ Cl फ्रॉम ब्लीचिंग आर्टिकल्स, यानी कि ब्लीचिंग के रूप में बहुत ज़्यादा इसका यूज है, ठीक है। और अगर हम दूसरी बात कहें तो ये मैन्युफैक्चर है कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ये लिक्विड SO2 जो इसमें मिलती है, इसका जो यूज किया जाता है वो रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है ना। और नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिकल्स को बनाने के लिए भी इसका
बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो आज हमने जाना है किसके बारे में, आज हमने सल्फर के बारे में जाना, सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म के बारे में जाना, और उसके अंदर हमने जाना सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में जाना, उसकी प्रिपरेशन मेथड और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में जाना। ओके, थैंक यू।